साइबर वर्ल्ड बेसिकली इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। 1930 पब्लिक चार्जर के पीछे इस तरीके से चिप होती है जो आपका पूरा डेटा ले जा सकती है। जब साइबर क्राइम की बात आती है तो महिलाओं को शायद ज़्यादा टारगेट किया जाता है। फैक्टर से वो बहुत बढ़ रहा है साइबर क्राइम्स के अंदर। लोग शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं, लोगों को जल्दी पैसे कमाना है। लोग कई बार क्या करते हैं कि पोस्ट करते हैं, कहीं से भी कुछ भी पोस्ट करते हैं। आपको नहीं पता कि आपको टारगेट किया जा सकता है। लड़की है वो सोच समझ के इंटरनेट पे कोई डेटा को रखे। फिशिंग, विशिंग, एसएमएसिंग, साइबर बुलिंग जो आजकल बहुत चल रहा है। कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें होती है वो है डेटा। गवर्नमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो डेटा। अगर वो डेटा बाहर लीक हो जाता है, एक बंदा कहीं पे बैठा हुआ, कहीं का कोई सर्वर है, कहीं का कोई सिस्टम है, उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी किसी को बातों में लाना बहुत ईजी हो चुका है। एक पोस्ट किया, दूसरा पोस्ट किया, तीसरा पोस्ट किया, लोगों को लगेगा हाँ ये सही है। पर्टिकुलर सेकंड्स या मिनट्स के अंदर हमारे पैसे जहाँ पे जा रहे हो फ्रॉड अकाउंट्स है या नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारोट। दोस्तों, आज का जो हमारा खास पॉडकास्ट है वो साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम के ऊपर है। हाल ही में एनसीआरपी ने एक डेटा जो दिया उसमें ऐसा बताया कि जो भारतीय लोग हैं उन लोगों के साथ 2024 के पहले 4 महीने यानी कि जनवरी से लेकर अप्रैल महीने तक ही 1700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का साइबर फ्रॉड हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7.5 लाख जितनी अर्जियां साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को इन 4 महीनों में मिली है। तो ये इतना बड़ा फ्रॉड भारतीय लोगों के साथ किस तरीके से हो रहा है, और इसके अलावा भी साइबर क्राइम के बहुत से टाइप्स है। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये जो हमारा एपिसोड है उसे आप एंड तक देखिएगा। वो आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा भी आप और कौन से सब्जेक्ट पे पॉडकास्ट चाहते हैं वो भी आप हमें बताइएगा। आज का हमारा जो पॉडकास्ट है उसमें हमारे खास गेस्ट है फाल्गुन राठौड़, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट है। आज हम उनसे बात करेंगे और इतने बड़ा जो साइबर फ्रॉड, साइबर क्राइम जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं उसके बारे में आज हम थोड़ी डिटेल में उनसे कुछ जानकारी लेंगे। फाल्गुन सर, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये पूरा एक साइबर फ्रॉड हुआ है। हाल ही में न्यूज़ में बहुत ही आया कि भाई 1700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का फ्रॉड, वो भी सिर्फ 4 महीनों में। 2024 अभी तो सिर्फ शुरू हुआ है, फ्रॉड भी शुरू हो गया। तो ये जो पूरा जो मामला है उसको आप किस तरीके से देखते हो? जब हम साइबर फ्रॉड्स की बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम के अंदर बहुत सारे ऐसे साइबर फ्रॉड्स होते हैं। अब जब मैं साइबर फ्रॉड्स की बात कर रहा हूँ, साइबर फ्रॉड यानी क्या, जहाँ पे कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुआ, जहाँ पे पैसों की लेन देन हुई हो, ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ पैसों की लेन देन। ये जो 1750 करोड़ से ज्यादा का जो अमाउंट जो डिक्लेयर किया है एनसीआरबी ने, वो है ट्रांजैक्शन है जो बैंक्स में रिकॉर्ड हुआ है, जहाँ पे 17 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हुई है। एंड वो एप्लीकेशंस में मेंशन किया गया है कि कितने पर्टिकुलर अमाउंट के उनके साथ फ्रॉड हुए हैं। इस तरीके से ये पूरी घटना है। अच्छा, ये एक जो पूरा ये इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं, खास करके मैं भी जब न्यूज़ चैनल में था तो हम जब वो पुलिस डिपार्टमेंट के पास जाते थे तो वो लोग भी बताते थे कि कुछ हज़ार से लेके कुछ लाखों और करोड़ों रुपए तक इस तरीके से फ्रॉड्स होते हैं। तरह तरह के गिफ्ट वाउचर्स दिए जाते हैं। एक मामला ऐसा सामने आया जो मुझे अभी याद है कि एक बहुत ही जानी मानी होटल है, उसके वाउचर्स कम दामों एक साइट बेच रही थी, और जब उन लोगों ने उसके वाउचर्स खरीदे 2 नाइट 3 डेज का जो उनका पैकेज था, जब होटल पे पहुंचे तो पता चला उन्होंने ऐसा कुछ भी डिस्पैच नहीं किया है। ये किस तरीके से होता है ये सब? जब मैं साइबर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, साइबर वर्ल्ड की खासियत ये है कि ये साइबर वर्ल्ड बेसिकली
इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ पे स्टेट या फिर नेशनल लेवल पे कोई भी बाउंड्री नहीं है। एक बंदा कहीं पे बैठा हुआ, कहीं का कोई सर्वर है, कहीं का कोई सिस्टम है, उसके साथ कनेक्ट हो सकता है। जब वो कनेक्ट हो रहा है, बेसिकली जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सब डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। सो हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई कुछ पैसे बाहर की किसी देश में। अभी तो यूपीआई लीगल हो चुका है, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, दुबई में या फिर आप सिंगापुर में जाओ, श्रीलंका के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शंस वैलिड हो चुके हैं। सो यहाँ से अगर कोई पैसे वहाँ जाते हैं तो हमारा जो फ़िलहाल की जो व्यवस्था हम लोग जो कहते हैं, जो करंट प्रोसेस जो हमने डिफाइन की हुई है, क्या वो उतनी भी फास्ट है कि हम लोग उसको ट्रैक कर सके? क्या इतने पर्टिकुलर सेकंड्स या मिनट्स के अंदर हमारे पैसे जहाँ पे जा रहे हो वो फ्रॉड अकाउंट्स है या नहीं है? ऐसे कोई सिस्टम है हमारे पास जो, क्योंकि बेसिकली अकाउंट क्रिएट करना, बैंक अकाउंट क्रिएट करना या फिर आज कोई भी डिजिटल एप्लीकेशन के थ्रू पेमेंट ट्रांसफ़र करना, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन आरबीआई के रूल्स को फॉलो करती है भी या नहीं करती। सो बेसिकली ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोसेसेस या फिर जो लीगलिटीज है वो डिफाइन नहीं हुई, तो उसकी वजह से ऐसे कई सारे जो फ्रॉड्स है वो बेसिकली हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब लोगों के पैसे जेब में से बाहर जा रहे हैं और कैश में उसका मिसयूज़ किया जाता है, हमें नहीं पता हमारा जो अकाउंट के पैसे है कहीं गए, वो किस तरीके से यूज़ होने वाला है। सो ये सिर्फ वो पर्टिकुलर जो बंदा है उसको तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, लेकिन इंडिया की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि अब तो यूपीआई ट्रांजैक्शन लीगल होने की वजह से हमारे पैसे बाहर भी जाने वाले हैं। क्योंकि और यूपीआई ट्रांजैक्शन के अंदर बहुत कम टाइम लगता है, ट्रांजैक्शन हो गया। जबकि मैं बात करूं, मुझे पता है कि सालों पहले हम लोग जब किसी को पैसे भी देते थे कैश के अंदर, तो एक बार फ़ोन करते थे कि भाई पैसे मिल गए या नहीं मिले, मैंने भिजवाया, ये बंदा है, ये आपको पैसे देने आने वाला है। या फिर जब हम चेक दे रहे हैं, सो बेसिकली वहाँ पे क्या है, देयर इज एन प्रोबेबिलिटी कि हम वो ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर सके। आरटीजीएस एनईएफटी के ट्रांजैक्शन स्टॉप किए जा सकते थे, लेकिन यूपीआई और इन जो डिजिटलाइजेशन के साथ साथ बेसिकली जैसे साइबर वर्ल्ड जिस तरीके से अपडेट हो रहा है, डिजिटलाइजेशन की बातें चल रही है, उसके साथ साथ उसके एडवांटेजेस के साथ साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी है। अच्छा, ये साइबर फ्रॉड की बात करें, साइबर क्राइम की बात करें, तो दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो ऐसी होती है जिसमें पैसे किसी के लूट लिए जाते हैं, और दूसरी एक चीज़ है जहाँ पे पैसे नहीं होते पर उनकी जो प्रतिष्ठा, उनको हानि पहुँचाई जाती है। इन दोनों में किस तरीके का फ़र्क है, और इससे जो साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम करते हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है, उनको इनसे क्या कुछ मिलता है? सो अभी तक हमने जो बात की वो साइबर फ्रॉड्स की बात की। साइबर क्राइम की अगर मैं बात करता हूँ तो फिशिंग, विशिंग, एसएमएसिंग, साइबर बुलिंग जो आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, साइबर स्टॉकिंग, लोग जैसे लड़के लड़कियों के पीछे जाते थे पहले, सालों पहले, अभी कैसे लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं कि क्या व्हाट्सएप पे अपडेट कर रहा है या स्टोरीज क्या अपडेट हो रही है, किस तरह की पोस्ट अपडेट हो रही है, कहाँ क्या बंदा किसके साथ चैट कर रहा है, कमेंट कर रहा है, लोगों को जानने की उत्सुकता होती है। ईमेल्स में क्या कर रहा है, हैकिंग होती है। इस तरीके से कई सारे तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं। एंड ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं, यहाँ पे जो मोडस ऑपरेंडी होती है वो हर जगह चेंज होती है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे किसी को नुकसान पहुँचाना है लेकिन पैसों से नहीं, मुझे उसको मेंटल, उसकी पीस या फिर मैं उसको साइकोलॉजिकली उसको बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ। उसको कोई पर्टिकुलर लिंक या फिर उसका डेटा मैं चोरी कर सकता हूँ। अगर कंपनी वाइज में बात करता हूँ तो कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है वो है डेटा। गवर्नमेंट के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो डेटा। अगर वो डेटा बाहर लीक हो जाता है, ठीक है, तो वो कंपनी को, उस गवर्नमेंट को बहुत ही बड़ा नुकसान है। डेटा इंटेंजिबल है, इसका कोई कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि डेटा अगर बाहर जाता है, जैसे एक कंपनी है, वो कंपनी का डेटा बाहर जाता है, उसके कस्टमर्स का डेटा बाहर जाता है। अभी उस कस्टमर में उसका कोई प्राइवेट डेटा हो सकता है, उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, उसके कुछ ट्रांजैक्शन की डिटेल्स हो सकती है। तो अगर ये इस तरह का डेटा बाहर जाता है तो कस्टमर, एक चीज़ है कि कस्टमर उसको पैसे नहीं देगा क्योंकि उसकी वजह से कस्टमर का डेटा बाहर चला गया है। कंपनी के कस्टमर्स चले जाते हैं, कंपनी को फाइनेंशियल नुकसान होता है, कंपनी का रेपुटेशन डाउन होता है और कंपनी बंद भी हो सकती है।
सो बेसिकली बंद होने से कई सारे लोगों की जॉब भी जाएगी। सो यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो बहुत बढ़ रहा है साइबर क्राइम्स के अंदर। एक बार मैं साइबर फ्रॉड की बात करता हूँ तो पैसे चले गए, ठीक है, एक फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा है आपको, लेकिन साइबर क्राइम जो होगा ना तो आपको मेंटली टॉर्चर होगा, आपकी मेंटल पीस बिगड़ जाएगी। साइबर साइकोलॉजिकल सेंटर्स आजकल शुरू हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग अडिक्ट हो रहे हैं डिजिटलाइजेशन के साथ, सोशल मीडिया के साथ। कंटिन्यूस 8-9 घंटे लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं। सो बेसिकली उनका जो एक्चुअल टाइम है वो लोग वेस्ट कर रहे हैं। एंड बेसिकली जैसे स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट्स का मैक्सिमम टाइम वहाँ पे जाता है। मैं बात करता हूँ लोग शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं, लोगों को जल्दी पैसे कमाना है, ठीक है। तो जहाँ पे शॉर्टकट्स की बात आती है तो डेफिनेटली हमें सोच समझ के कुछ काम करना होता है। इसलिए मेरे को कई बार लगता है कि सालों पहले की बातें थी जो दादा दादी के टाइम पे जब लोग बोलते थे, मुझे याद है कि वो लोग ओवर थिंकर्स नहीं थे, लेकिन वो लोग सोच समझ के एक्शंस लेते थे। बिल्कुल। भले टाइम लगे, वो लोग कभी भी शॉर्टकट्स में या कोई जब बोल देता है उनकी बातों में नहीं आते थे। लेकिन अभी किसी को बातों में लाना बहुत इजी हो चुका है। एक पोस्ट किया, दूसरा पोस्ट किया, तीसरा पोस्ट किया, लोगों को लगेगा हाँ ये सही है, जबकि वो सही नहीं है, वो कहीं पे भी बैठा हो सकता है। जैसे बात आती है अभी डीप फेक्स की बात आई, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे फोटोज में चेंजेस करके लोग फोटोज अपलोड करते हैं, वीडियोस ऐसे यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस बनते हैं, व्हाट्सएप के कॉल्स आते हैं। सो बेसिकली इसको हम साइबर क्राइम्स कहते हैं। सर आपने बहुत ही बढ़िया बात बताई, साइबर साइकोलॉजी। ये जो पूरा है, आपकी बात बिल्कुल सही, किसी के मन पे हावी हो जाना और उसको पूरा कंट्रोल करके उसको नुकसान पहुंचाना। अब मैं उसी के रिलेटेड एक थोड़ी और भी बात करूंगा, खास करके महिलाओं के बारे में। महिलाएं जो है आजकल हम सब जानते हैं कि भाई महिला पुरुष सब रील्स बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पे रखते हैं। लेकिन जब साइबर क्राइम की बात आती है तो महिलाओं को शायद ज़्यादा टारगेट किया जाता है। आप महिलाओं की सुरक्षा के बारे में क्या कहें? महिलाओं को सबसे ज़्यादा एक्चुअली टारगेट इसलिए किया जाता है क्योंकि कई सारे लोगों को पता है कि ये लोग किसी के साथ बातें शेयर नहीं करते, बाहर किसी को जाके बताएंगे नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है। मैं बात करता हूँ कि एक पर्टिकुलर साइबर क्राइम होता है किसी औरत के साथ, तो वो घर में किसी को शेयर नहीं करेगी और मेंटली वो डिस्टर्ब होगी। सो बेसिकली इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने वाला है। मे बी ऐसे धीरे धीरे चीज़ें, कोई फोटो पोस्ट किया है, कोई मैसेज कम्युनिकेशन होता है, मैंने देखा हुआ है लोग कम्युनिकेशन करते हैं और बेसिकली कोई भी बंदा उसको इजीली स्क्रीनशॉट लेके रख सकता है। डिजिटल एविडेंसेस रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली अगर आपने किसी को मैसेज किया या ईमेल किया या कोई कमेंट किया, कुछ पोस्ट अपडेट की, इसीलिए कोई भी तुरंत ही जाके स्क्रीनशॉट रख सकता है और उसको ब्लैकमेल कर सकता है। यहाँ पे जैसे ब्लैकमेल की बात आती है ना, मेंटल अपने आप ही वो टॉर्चर होना शुरू हो जाता है मेंटली हमको। सो महिलाओं में ये सब चीज़ें होती है, लोग पुलिस केस नहीं करना चाहते ताकि महिला की बात आती है यानी रेपुटेशन की बात आती है। सो कोई भी नहीं, फैमिली नहीं चाहेगी कि हमारी रेपुटेशन इस तरीके से मार्केट में हमारी जो आबरू होती है या फिर वो जो चीज़ें होती है, लोग वहाँ पे पुलिस केसेस नहीं करते। वो लाइक कोर्ट तो दूर की बात हो जाती है, कोर्ट पे जाना यानी पुलिस तक ही नहीं जाना तो कोर्ट पे तो बात ही आ जाएगी। सो ऐसी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है। इसमें मैं बिलीव करता हूँ जब कोई भी एक औरत है या कोई लड़की है वो सोच समझ के इंटरनेट पे कोई डेटा को रखे, वो बहुत ही मैटर करता है। जब वो चीज़ें इंटरनेट पे रखी जाती है तो उसका किसी भी तरीके से मिसयूज हो सकता है। जैसे मैंने बताया साइबर स्टॉकिंग, ठीक है, तो लोग ध्यान रखते हैं। मैंने देखा हुआ है, हमारे पास केसेस आते हैं कई बार, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम ही इस तरीके से कि साइबर जब सर्च करते हैं तो हमारी कंपनी का नाम आ जाता है। तो लोग साइबर पुलिस और साइबर ऑक्टेट इस तरीके से हमारे पास फ़ोन बहुत सारे आधी रात को भी फ़ोन आता है। ऐसा हुआ है तो हम उनको असिस्ट कर सकते हैं, तो हम उनको लीगली असिस्ट करते कि ओके आप ये चीज़ें करो। अच्छा, तो जब ये महिलाओं की बात आती है तो उनको रिपोर्ट किस तरीके से साइबर क्राइम में करना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ कि आप हमारे महिला दर्शकों को बताइए। श्योर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी लोग देख रहे हैं और आपके भी जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, आप इनका जो वीडियो है, ठीक है, वो जितना हो सके उतना स्प्रेड करना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
लोग किसी के साथ शेयर नहीं करते और वो ना शेयर करने की वजह से उनके साथ और भी ऐसे क्राइम्स हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्चुअली, जो मैंने समझी। अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। और 1930 आप ये नंबर है, आप सेव कर सकते हो। आजकल तो फ़ोन में जो अपडेटेड सिम कार्ड्स है उसमें नंबर बाय डिफ़ॉल्ट आता है। 1930 आप कॉल कर सकते हो, हमारे साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, सेंट्रल लेवल पे ऑपरेट होता है। तुरंत ही आपका वो केस लिया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, एक आईडी बनेगा और आपको फिर वापस कॉल आएगा लोकल पुलिस स्टेशन पे। आप बेझिझक जो भी आपके साथ हुआ है डिटेल बाय डिटेल आप खुद पेपर पे एक बार लिख लो और उनको बताओ कि ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई है, ये घटनाएं हमारे साथ बनी है, ट्रांजैक्शंस हुए हैं आपके पास। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एविडेंस होना। सो आपके पास अगर कोई कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है, नॉर्मल कॉल आता है, कोई ईमेल आया हुआ है, कोई सोशल मीडिया पे कोई अपडेट है, गूगल पे कोई अपडेट है, यूट्यूब पे कोई अपडेट है, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपसे रिलेटेड कुछ भी पोस्ट किया गया है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत ही, बेझिझक। क्योंकि वो एविडेंस हर बार आपको काम में आएगा, कोर्ट में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, हर जगह। सो एक है 1930 और दूसरा है cybercrime.gov.in। सो cybercrime.gov.in पे जाके आप अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हो। महिलाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि वो आपकी आइडेंटिटी आप बिना बताए वो पूरा कंप्लेन कर सकते हो। अच्छा, आखिर में कुछ संदेश हमारे दर्शक मित्रों के लिए कि ये साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड दोनों आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से दोनों को अलग करके दिखाया, क्योंकि साइबर फ्रॉड साइबर क्राइम हम तो शायद एक ही समझते थे, लेकिन आपने दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश किया। आप ये बताइए कि हमारे दर्शकों को क्या ध्यान रखना चाहिए, छोटी से छोटी चीज़। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो पहली चीज़ आती है इंटरनेट कनेक्टिविटी से। फ्री में इंटरनेट मिलता है कहीं पर जगह, कैफ़े में जाते हैं, होटल में जाते हैं, या कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस में पब्लिक वाईफाई होता है। सो ऐसे कोई भी पब्लिक वाईफाई से अपना सोशल मीडिया या फिर कोई भी डिजिटल जो इंटरनेट रिलेटेड मोबाइल बैंकिंग है या फिर इंटरनेट बैंकिंग है, ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन ना करो। कहीं पे अपने अकाउंट में लॉगिन ना करो। साइबर कैफ़े के जो अकाउंट्स होते हैं वहाँ पे जाके आपका पर्सनल अकाउंट, सोशल मीडिया के अकाउंट्स को यूज़ ना करो। उसके बाद बात आती है कि हमने चलो चार्जिंग देखा, आजकल चार्जिंग का भी बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं कि जो पब्लिक चार्जर्स होता है, पब्लिक चार्जर के पीछे इस तरीके से चिप होती है जो आपका पूरा डेटा ले जा सकती है। सो अभी कोई भी बंदा वहाँ पे जाके पीछे जाके चेक नहीं करेगा कि वो मशीन में क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और उतना नॉलेज भी नहीं होता। सो एक्चुअली जैसे मैंने बताया, अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत कम टाइम लगता है बेसिकली हमको समझने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, फेसबुक यूज़ करने के लिए किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, जबकि वो टेक्निकल है। कई सारे लोगों को मैंने देखा है, 3-4 साल के बच्चे होते हैं जिनको फ़ोन सिखाने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पे उनको पता है। सो अवेयरनेस और खुद का अपग्रेडेशन टेक्नोलॉजी के साथ चाहिए होता है। अगर आप नहीं होते तो डेफिनेटली आपके साथ वो साइबर क्राइम होगा। लोग कई बार क्या करते हैं कि पोस्ट करते हैं, कहीं से भी कुछ भी पोस्ट करते हैं, आपको नहीं पता कि आपको टारगेट किया जा सकता है। आप हो अभी मनाली हो, ठीक है, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया गए, आप ऐसी जगह गए हो जहाँ पे पहाड़ी एरिया है, अभी उस एरिया में ऑब्वियसली नेटवर्क नहीं आने वाला, और वहाँ पे जब नेटवर्क नहीं आता तो लोग क्या करते हैं, मैं केस स्टडी बताता हूँ कि लोग आपके नाम का फेक अकाउंट बना सकते हैं और उसी नाम से वो लोग आपके अकाउंट में जो लोग कनेक्टेड हैं उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे और बोलेंगे मैं फंस गया हूँ भाई, तो इतना ट्रांजैक्शन ये वाला IVS है कर। आप सोचोगे, समझोगे, अभी क्या आती है, ज़रूरत आती है। इंडियंस हम लोग इस तरीके से है कि जब भी ज़रूरत की बात आए हम लोग आगे खड़े रहते हैं, और यहाँ पे जो सामने वाला बंदा है वो आपका सीनियर होगा। ओके, तो यहाँ पे आप क्रॉस वेरिफिकेशन, वैलिडेशन के लिए नहीं जाने वाले, भाई क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, वो तो बॉस है, बॉस ने बोला है तो करना है, और वो भी बॉस ने सिर्फ 2500-3000 रुपये, 5000 ट्रांसफर करने के लिए बोले, वो ट्रांजेक्शन तुरंत ही हो जाएगा। यहाँ पे अगेन बात आ रही है डिजिटलाइज। तो ये जो चीज़ें होती है ये हमको ध्यान में रखनी है। ऐसे जो अकाउंट्स है कब बने, और किसी को भी अकाउंट हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें
हमें ध्यान में रखनी होगी अगर हमें अवॉइड करना है तो ऐसे सब। और वो कौन सा नंबर है? 1930। यस सर, उस पे कोई भी कंप्लेंट दर्ज कर दे। करवा सकते। सर आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच सर, थैंक यू। तो ये थे फाल्गुन राठौड़ जी, जिन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड क्या है, साइबर क्राइम क्या है, महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके साथ कुछ भी हो, आपको छुपाइए नहीं, आप पुलिस को जाके सब बताइए। साइबर एक्सपर्ट की भी मदद ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट ने जो नंबर दिया है 1930, उसके ऊपर आप अपने साथ जो कुछ भी गलत हुआ है उसकी आप फरियाद तुरंत ही दर्ज कर दीजिए। बहुत ही अच्छी बात उन्होंने एक बताई कि जो कुछ भी आपको मैसेजेस आए हैं उसको आप फॉरवर्ड मत कीजिए, वरना आप क्राइम का हिस्सा बन जाएंगे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको अगर ऐसे कोई फेक मैसेजेस या कुछ भी आपको गड़बड़ जैसा लग रहा है तो उसके बारे में पुलिस को बताइए, ना कि उस चीज़ को फॉरवर्ड कीजिए। दर्शकों, आज का हमारा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम इसी पे से अपना अगला पॉडकास्ट भी तय कर सकते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।